आंध्र प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है राजमुंद्री सीट से। यहाँ पर 92% हिंदू वोटर्स हैं। इनमें से 40% से ज्यादा कम्मा कम्युनिटी के हैं। पार्टी ने यहाँ से साउथ की सुषमा स्वराज कही जाने वाली डी पुरंदेश्वरी को उतारा है। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से ही आती हैं। वो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। पीएम मोदी यहाँ पर रैली कर चुके हैं और अब आंध्र प्रदेश में एनडीए की स्थिति पहले से बेहतर नजर आने लगी है। बीजेपी टीडीपी जनसेना का गठबंधन होने से पहले वाईएसआर कांग्रेस इस समय मजबूत दिख रही है। अब मुकाबला यहाँ पर कड़ा होने जा रहा है। विपक्ष में होने के बावजूद एनडीए यहाँ पर मजबूत लग रहा है। पिछले चुनाव में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीडीपी के पास 40% तो वाईएसआर कांग्रेस के पास 49% वोट शेयर था। बीजेपी को 0.98%, कांग्रेस को 1.3% और जनसेना को 5.87% वोट मिले। इस हिसाब से 2019 में एनडीए का वोट शेयर तकरीबन 47% था और 25 सीटों में वाईएसआर कांग्रेस को 13 और एनडीए को 11 सीट मिल सकती है, ऐसा अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस मार्च से ही कैंपेन कर रही है। सीएम जगन मोहन रेड्डी गांवों में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को अपनी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इसे देखते हुए लग रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस को 25 में से 15 सीटें मिल सकती हैं। 10 सीट एनडीए ले जाएगा। कांग्रेस 0 सीट पर अटक सकती है, ऐसा आकलन है। टीडीपी और बीजेपी को साथ लाने के पीछे जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की एक बड़ी भूमिका है। पवन तेलुगु सिनेमा के बड़े एक्टर रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी है। जाहिर है पवन ने अपने प्रभाव वाली मछलीपट्टनम सीट पर वाईएसआर कांग्रेस से आए वल्लभ नेनी बाला शोवरी को टिकट दिया और पवन की जगह से एनडीए नॉर्थ और कोस्टल आंध्र में मजबूत हो रहा है। जनसेना को गठबंधन ने 2 सीटें दी है। सीएम जगन पदयात्रा के दौरान गांव की महिलाओं से पूछ रहे हैं कि उन्हें अम्मा ओडी स्कीम का पैसा मिला या फिर नहीं मिला। अम्मा ओडी स्कीम में राज्य सरकार 12वीं तक पढ़ने वाले बच्ची को और उनकी माओ को हर साल 15,000 रुपये दे रही है। ये योजना माइनॉरिटी वर्ग के साथ साथ SC ST और बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42 में से 33 सीटें यहां से जीती। 2014 में 33 में से 2 सीटें मिली और 2019 में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आंध्र प्रदेश में गिरते ग्राफ को संभालने के लिए कांग्रेस ने सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो कडपा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। YS शर्मिला का मुकाबला उनके चचेरे भाई अविनाश रेड्डी से है। प्रचार के दौरान शर्मिला 2019 में हुए अपने चाचा और सांसद विवेकानंद रेड्डी के मर्डर का मामला उठा रही हैं। शर्मिला लोगों से कह रही हैं कि आप मेरे भाई की पार्टी को वोट मत दीजिए, वो विवेकानंद रेड्डी के हत्यारों के साथ हैं। सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या में अविनाश रेड्डी का नाम भी आया था, जिसे जगन ने कडपा सीट से कैंडिडेट बनाया है। अब टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का अलायंस 21 से 22 सीट जरूर जीतेगा, ये अनुमान जाहिर किया जा रहा है। लोग चंद्रबाबू नायडू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का चुनाव में प्रभाव फिलहाल नहीं दिख रहा। 2014 के बाद से उसने पूरा बेस मानो खो दिया हो। पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। 1 महीने पहले कांग्रेस ने YS शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन चुनाव में उनका असर दिखा नहीं। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद और मंत्री खुद डर रहे हैं कि जमानत कहीं जब्त ना हो जाए। और आंध्र प्रदेश में चुनाव है। कुल जो सीट है लोकसभा की वो है 25। वोटिंग 13 मई यानी अगले फेज में। वोटरों की संख्या 4 करोड़ 20 लाख। पुरुष मतदाता 1 करोड़ 88 लाख के आसपास है और महिला मतदाता 2 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो आंध्र प्रदेश में किस किस पार्टी का गठबंधन है ये भी आप देख लीजिए। एनडीए में जाहिर है बीजेपी, टीडीपी और जनसेना। वहीं थर्ड फ्रंट पर CPI कांग्रेस, CPIM इस समय नज़र आ रही है। तो ये जो गठबंधन है वाईएसआर कांग्रेस तीसरा फ्रंट है जो चुनावी मैदान में है। 25 लोकसभा सीटें और 13 मई को अब चुनाव होने जा रहे हैं। और चुनाव में क्या नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ पिछले 2 टेन्योर से गिरा और फिर कांग्रेस 0 पर आ गई। ऐसे में
चंद्रबाबू नायडू सुपर 6 वेलफेयर स्कीम्स के भरोसे लगातार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ हमने उन्हें जनसभाएं करते हुए देखा। उनके अलायंस को 9 से 10 सीटें मिल सकती है, यह अनुमान फिलहाल जाहिर किया जा रहा है। हार या जीत, बीजेपी दोनों स्थितियों में फायदे में रहने वाली है। हर हाल में बीजेपी का यहां फायदा होगा। राज्य में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर अलायंस की जीत होती है तो बीजेपी सत्ता में रहेगी और हारती है तो राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन उन्हें पहले ही मिल रहा है। तो किसी भी हाल में विन विन सिचुएशन में बीजेपी इस समय नजर आ रही है। लेकिन जाहिर है इच्छा यही कि लोकसभा सीटें जो हैं मैक्सिमाइज कर पाए बीजेपी, क्योंकि 400 प्लस का अगर टारगेट एनडीए के लिए है तो मैक्सिमाइज इन्हीं जगहों से करना होगा, क्योंकि हिंदी पट्टी लगभग बीजेपी द्वारा सधी हुई है। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो राजमुंदरी सीट से ही बीजेपी को है। राजमुंदरी सीट उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बीजेपी सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी हुई है इस वक्त। पूरा समीकरण क्या है आंध्र प्रदेश का, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी टीडीपी में डील हुई है 5 साल की, टारगेट 400 पार का है और साउथ में जो सहयोगी है बीजेपी के तैयार है। लेकिन क्या ये पूरा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? पवन कल्याण की एक बड़ी भूमिका रही है टीडीपी और बीजेपी को एक बार फिर से साथ लाने की। पवन तेलुगु सिनेमा के एक बड़े एक्टर हैं और जाहिर है उनके हस्तक्षेप के बाद टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है। ऐसे में बड़ा फैन फॉलोइंग, बड़ा बेस पवन कल्याण का और उनकी दखलअंदाजी क्या बीजेपी को आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम सीट लेकर आएगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन 13 मई को चूंकि चुनाव है आंध्र प्रदेश में, तो ऐसे में ये जो तिकड़ी है आंध्र प्रदेश में कितना कमाल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी टीडीपी में इस समय गठबंधन है और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश में कमाल बीजेपी कर पाएगी। ये पूरा समीकरण हम आपको समझा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कई बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी नजर आए और जाहिर है ये जो गठबंधन है उसके बाद बीजेपी को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। टारगेट 400 पार का है और ये जो तिकड़ी है वो क्या कुछ कमाल आंध्र प्रदेश में कर पाएगी। लेकिन हार या जीत, बीजेपी दोनों स्थिति में फायदे में रहने वाली है। अगर जीती है तो जाहिर है अच्छी खासी सीट बीजेपी को मिलेगी। राज्य में विधानसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में अगर अलायंस की जीत हुई तो बीजेपी सत्ता में रहेगी और अगर बीजेपी हारती है तो राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन उन्हें ऑलरेडी मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि हर हाल में बीजेपी का यहाँ पर फायदा होने वाला है। लेकिन ये गठबंधन आंध्र प्रदेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी टीडीपी और जनसेना एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए में। वहीं थर्ड फ्रंट कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वाईएसआर कांग्रेस, तो ये 3 फ्रंट जो इस समय चुनावी मैदान में है।
आंध्र प्रदेश चुनाव 2014 के रिजल्ट की बात करें तो टीडीपी 15 वोट शेयरों समेत 40.8% था। वाईएसआर कांग्रेस 8 सीट्स पर जीत हासिल कर पाई, वोट शेयर उनका 45.7% था। बीजेपी 2 सीटों पर जीत पाई, वोट शेयर था 7.2%। 2019 के चुनाव में कुल सीटें आंध्र प्रदेश के 25, जिसमें टीडीपी के नाम 3, वोट शेयर 40.2%। वाईएसआर कांग्रेस के नाम 22 सीटें थी और वोट शेयर था 49.09%। तो टीडीपी के लिए ये सत्ता में वापसी की एक लड़ाई है। इसे लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू सुपर 6 वेलफेयर स्कीम्स के भरोसे प्रचार कर रहे हैं। उनके अलायंस को 9 से 10 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 6 सीटें देना टीडीपी को भारी पड़ सकता है। ये भी समीकरण फिलहाल बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हर हाल में बीजेपी का फायदा होगा। कैसे? हार या जीत, बीजेपी दोनों स्थितियों में फायदे में रहने वाली है। राज्य में विधानसभा के भी चुनाव हैं। अगर अलायंस की जीत होती है तो बीजेपी सत्ता में रहेगी, हारती है तो राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन उन्हें ऑलरेडी मिल रहा है और बीजेपी इस बार लोकसभा की 1 सीट जीत सकती है। साथ ही बीजेपी को राजमुंद्री सीट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी सीट से है, जहां 92% हिंदू वोटर्स हैं, 40% से ज्यादा कम्मा कम्युनिटी के वोटर्स हैं। बीजेपी ने डी पुरंदेश्वरी को मैदान में उतारा है, जो कि कम्मा समुदाय से आती है। पुरंदेश्वरी टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एनडीए मजबूत स्थिति में है। टीडीपी और बीजेपी को साथ लाने में पवन कल्याण, जो कि एक्टर हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तेलुगु सिनेमा के बड़े चेहरे हैं पवन कल्याण, उनकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है। एनडीए नॉर्थ और कोस्टल आंध्र में मजबूत इस समय हो रहा है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, ये पूरा समीकरण आंध्र प्रदेश का हम समझा रहे हैं। बीजेपी दोनों स्थिति में विन विन सिचुएशन में रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में वाईएसआर उन्हें सपोर्ट कर रहा है और जिस तरीके से एक्टिव मोड में चंद्रबाबू नायडू इस समय नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वापसी का जो है एक जरिया चंद्रबाबू नायडू ने ढूंढ लिया है। ये कितना काम करता हुआ आपको आंध्र प्रदेश में दिख रहा है अदिति? देखिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरत थी। अगर 2014 और 2019 के चाहे वोट शेयर और सीटों के आंकड़े देखें, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 2 सीटें थी खुद के पास, और अगर टीडीपी के साथ देखें तो बहुत अच्छी सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास आंध्रा से सीटें। लेकिन वहीं 2019 में अलायंस टूट चुका था तो टीडीपी को भी नुकसान हुआ। वोट शेयर में भले ही बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और वाईएसआर ने 2014 के मुकाबले 2019 में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, और फिर क्योंकि राज्य सरकार भी वाईएसआर रेडी की है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी दोनों एक दूसरे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब देखिए, जैसा आपने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने यहाँ कहा, वो फैक्टर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा ही फायदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी टीडीपी अच्छे आंकड़े दोनों मिलकर लाते हैं, क्योंकि पवन कल्याण भी साथ में है, एक वो फैक्टर भी है वहां पर, और साथ में जो एनटी रामाराव की बेटी, जो कि जिनका सीट का आप जिक्र कर रही थी, जहां पे 92% हिंदू हैं, वो एक सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद की जीत पक्की मान रही है। वजह यह भी है कि उनकी बेटी सुषमा स्वराज, जैसा उनको माना जाता है, जिस तरह की उनकी वाक चातुर्य है, तो ऐसी, और प्रदेश अध्यक्ष भी है वो भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसी स्थिति में उस सीट के अलावा वो टीडीपी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और जमीन पर जो वोट परसेंटेज का खेल है उसको भी काफी ज्यादा दोनों मिलकर कर सकते हैं। देखिए, अगर एक्चुअल वोट शेयर देखा जाए जमीन पे, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कांग्रेस का लगभग 2% है तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग 1% है, अगर 2019 के मुकाबले देखा जाए तो। जितनी कांग्रेस डिपेंडेंट है अपने अलायंस पर, उतनी ही, क्योंकि वो सीपीएम सीपीआई के साथ है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के साथ है। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास टीडीपी के साथ मिलकर यहाँ पर वोट शेयर बढ़ता है, सीटें बढ़ती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में सरकार जाहिर तौर पर आंकड़े बढ़ेंगे। जहां पर इजाफे की बात है, जहां पर हम कहते हैं 370 के ऊपर 400 की बात है, तो वो आंध्रा से की 25 सीटों वाले इस बुके में, क्योंकि 25 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम नॉर्थ में राजस्थान को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वहां से 25 सीटें आती हैं, गुजरात से 26 सीटें आती हैं, मध्य प्रदेश से 29 सीटें आती हैं। तो ये राज्य जितने महत्वपूर्ण है दक्षिण के लिहाज से, अगर तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा सीटें कहीं पर है तो वो आंध्रा में है। और आंध्रा की 25 सीटों पर भले ही इस बार भी देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिहाज से कम
13 सीटों पर अपना कब्जा मान रही है कि 13 सीटें हम टीडीपी के साथ लाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस लिहाज से देख रही है। अच्छा देखिए, 2 फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो माहौल बदलती है, वाईएसआर की कुछ योजनाएं हैं, नवरत्न योजनाएं हैं, जिसको लेकर वो घर घर पर ये दस्तक दे रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जमीन पर आप जाएंगे तो वाईएसआर की जो योजनाएं हैं उससे आपको नाराजगी नहीं मिलेगी, लेकिन टीडीपी ने और सबसे बड़ा जो गेम भारतीय कांग्रेस ने किया है, उनकी बहन को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, ये 2 फैक्टर हैं जिससे कहीं ना कहीं आंध्रा में आप वाईएसआर को चुनौती दे पा रहे हैं। और फिर उन दोनों के जो बयान, उनकी खुद की बहन ये कहती हैं कि मेरे चाचा का कत्ल कर दिया या मर्डर कर दिया, अब पता नहीं वो क्या चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्हीं के परिवार का व्यक्ति उन पर इस तरह के आरोप लगाता है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, और वहाँ की राजनीति में इस पे एक बहुत आम उसमें चर्चा होती है। वहीं दूसरी बात है कि अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू के बेटे की, चंद्रबाबू के नायडू के बेटे भी उन पर सीधे लगाते हैं कि अपने परिवार के एक सदस्य का वो खून कर चुके हैं, क्या वो अपने पूरे परिवार के साथ ऐसा करेंगे? ये किस तरह की राजनीति है? ये तो पूरी राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा, कई जगह ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी है वाईएसआर को लेकर, जाहिर तौर पर सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन उसके अलावा जैसे नवरत्न योजना जो उनकी है, वहीं टीडीपी अपनी वो कोई योजना है जिसका नाम शायद अभी मैं मिस कर रही हूँ, वो योजना को लेकर भी प्रचार प्रसार कर रही है। उनकी भी कोई 6 रत्न योजना करके कोई योजना है डेवलपमेंट को लेकर। तो वहीं टीडीपी और वाईएसआर आमने सामने है। कई सीट है से कड़पा एक सीट है, वहां पर भी बहन चुनाव लड़ रही है, तो बहुत क्लोज फाइट है। तो ऐसी कई सारी सीटें जो बहुत रोचक है आंध्रा में। बयानबाजी आप देखेंगे तो बहुत रोचक है। यहाँ की राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी होती है वो कभी एक जमाने के उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी याद दिलाता है। यहाँ जाति समीकरण भी बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के साथ साथ पवन कल्याण की पार्टी, वो फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं, कल भी मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रही थी, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं जब दक्षिण के राज्यों में जाते हैं तो आरआरआर फिल्म का जिक्र करते हैं, तो दक्षिण के उन सुपरस्टार्स का जिक्र करते हैं, दक्षिण में जो टॉलीवुड तेलुगु फिल्म्स का जिक्र करते हैं, और वहां जाते हैं तो ये बताते हैं कि किस तरीके से आरआरआर फिल्म हुई या दक्षिण की जो इंडस्ट्री है उसने किस तरीके से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिसकी वजह से भारत ने अपना नाम, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपना पब्लिक कनेक्ट भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। और वहीं पवन कल्याण, मुझे याद है कि पवन कल्याण के एक बहुत बड़ा जत्था जो है राम मंदिर पहुंचा था। मैं उस दिन खुद अयोध्या में मौजूद थी। हम सियासत के रामपथ पर निकले थे, भारत 24 की टीम, तो वहाँ एक बहुत बड़ा जो है जत्था जो है वो वहाँ पहुंचे थे। जब हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो हमने देखा कि उनके हाथ में पवन कल्याण की तस्वीर है। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पवन कल्याण जो है उनका जन्मदिन है आज, और हम आंध्रा से आए हैं और यहाँ पर दर्शन करने आए प्रभु श्री राम के दरबार में, हम उनकी लंबी आयु के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप वो इमोशनल कनेक्ट आप देखिए लोगों का कि आंध्रा के लोग राम मंदिर आना पहला, फिर वो लोग हैं जो पवन कल्याण को बहुत पसंद करते हैं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पवन कल्याण पर डिपेंडेंट होना या उनको अपने अलायंस के साथ जोड़ना, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अंततः भारतीय जनता पार्टी ने जो राम नाम से जो जोड़ा है, मतलब उत्तर और दक्षिण को, उसमें आंध्रा भी आता है, राम फैक्टर आंध्रा का भी आता है। फिर देख लीजिए, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम उस एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अपने आप को मान रही है जीत, क्योंकि वहां पर 92% जो है वोटर हिंदू हैं। तो ये पूरी कड़ी है टीडीपी के साथ। और देखिए, टीडीपी भी 2019 में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब अलायंस टूट गया था। तो विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा भी काफी मुद्दे हैं, लेकिन ये जो 2 मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, जिसमें चाचा के कत्ल का जिक्र बार बार, उनकी खुद की बहन जो कांग्रेस में आ गई, और कांग्रेस का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जब उनको लाया था। अभी तो टाइम हो गया, लेकिन जब चुनाव से पहले लाया तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसको देखा जा रहा था। शिखा, बिल्कुल अदिति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी अभी तक हासिल नहीं कर पाई, हमने देखा जब पहली बार बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो 2 सीटों के साथ, और 2 से फिर आगे का जो सफ़र रहा वो बड़ा दिलचस्प रहा है। उसमें सनातन का जो है तड़का लगा, इसके साथ साथ राम मंदिर सामने आया, हिंदू मुस्लिम एंगल भी रहा। लेकिन साउथ को क्या कवर करने के लिए ये जो तमाम फैक्टर्स हैं,
क्या वो मोर देन इनफ है जो बीजेपी को सीट लेकर के दे सकती है? 132 में से चलिए मैं कह रही हूँ 50-60 भी सीट इस बार अगर लेकर आ जाए बीजेपी, क्या ये जो है तमाम टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसे लोग वहाँ की जनता समझ रही है? इन सारी बातों के पीछे जिस वजह से इंडी गठबंधन अब आश्वस्त खुद को मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी पहले की तरह, वो एक ही वजह है, वो है एंटी इनकम्बेंसी, जिसको वो मान रही है कि अंडर करंट है। वहीं पवन कल्याण के साथ टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उनको लग रहा है कि वाईएसआर लंबे समय से राज्य सरकार में रहे हैं और वाईएसआर जो हैं वो इस बार एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। कई कामों को लेकर भी नाराजगी चल रही है जो राज्य सरकार के साथ अक्सर होता है। ऐसी स्थिति में एक ये बड़ा फैक्टर है जिसको भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी मिलकर एनकैश करना चाहते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर तौर पे एक वो जो तड़का है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, वो यहाँ पर भी पहुंचा है, जिसमें खास तौर पे अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करें तो आंध्रा तक वो मुद्दा गया है।